देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, आर वेक्टर का मान ज्ञात किया था किसके अंदर, लॉरेंज फॉर्मूले के अंदर, लॉरेंज के सिद्धांत में, जिसमें आर वेक्टर का मान क्या आया था आपके ई वेक्टर अपॉन एम ई कोष्टक में ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा जी, ये फॉर्मूला आपके निकला था। और इसको नंबर कितना दिया था आपने, 10 सॉरी 11। अब देखो, अब इसके आगे, अब देखो इसके आगे हमें अब क्या ज्ञात करना है। अब इससे देखो यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोई भी पार्टिकल जो या फिर कोई भी परमाणु या अणु में से जो धनात्मक तथा ऋणात्मक केंद्र के विस्थापन के कारण जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है उसको हम क्या कर सकते हैं, इस आर वेक्टर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए उपरोक्त समीकरण किसको व्यक्त करती है, उपरोक्त समीकरण बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के अपनी माध्य स्थिति से विस्थापन को क्या करती है, व्यक्त करती है। ठीक है, अब देखो इसी विस्थापन के कारण क्या उत्पन्न होगा आप लोगों के द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि माध्य स्थिति के अंदर सारे परमाणु और अणुओं के अंदर क्या होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक केंद्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही बिंदु के ऊपर होते हैं। जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र आया तो वो बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या कर देता है, इन पार्टिकल्स के अंदर जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश केंद्र होते हैं उनको अलग अलग कर देता है या उनको विस्थापित कर देता है। उनके विस्थापन के कारण क्या उत्पन्न हुआ हो जाता है, आपके द्विध्रुव आघूर्ण या फिर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उसको भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, इस विस्थापन के कारण अणु में क्या होता है, अणु में एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जिसका मान P वेक्टर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q मोड ऑफ R वेक्टर। जब Q मोड ऑफ R वेक्टर लिख रहे हो तो मोड के रूप में लिखा, मतलब आप क्या ले रहे हो, उस आवेश के अंदर नेगेटिव साइन को क्या करना है, आपको हटाना है। तो मोड के रूप में आप अगर इसको सिर्फ अगर नेगेटिव साइन को हटा के लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, P ऑफ R वेक्टर। मतलब आप सिर्फ उसके ऊपर जो चार्ज है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करो, नेगेटिव साइन का यूज नहीं करोगे। तो P वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, E R वेक्टर। इसको क्या लगा दो, नंबर 12। यदि, क्योंकि आप किसी गैसीय माध्यम में हो तो यदि मान लो कि गैसीय माध्यम में तो ओनली फॉर एक सिंगल अणु या परमाणु तो होगा नहीं, तो यदि उस गैसीय माध्यम के एकांक आयतन के अंदर टोटल परमाणु या अणुओं की संख्या अगर उसके अंदर n हो तो उस कंडीशन के अंदर ये पी वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, यदि गैस के एकांक आयतन में परमाणुओं या अणुओं की संख्या क्या हो, n है तो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण समीकरण नंबर 12 से इसका मान क्या आएगा, P वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, N E R वेक्टर, समीकरण नंबर 13। अब हमें क्या करना है, इस 11 से क्या करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 11 से इक्वेशन नंबर
13 में मान रखने, जब इक्वेशन नंबर 11 से 13 में मान रखोगे तो पी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, एन ई स्क्वायर आर वेक्टर, सॉरी एन ई स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन एम ई कोष्टक में क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा जी। समीकरण नंबर, अब इस समीकरण नंबर 14 में आप देखोगे तो ये ओमेगा जो है ये किसके कारण आया है, ये ओमेगा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र सदिश है उसके जो ऑसिलेशन है उसको प्रदर्शित कर रहा है, तो वो तो चेंज होगा नहीं। और ये ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, गैस में उपस्थित अणुओं के दोलन को, या फिर उस अणुओं में जो दोलित्र के रूप में ऑसिलेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनके दोलन की आवर्ती है। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन को इस कंडीशन में है जब उस गैस के अंदर उपस्थित सभी अणु या परमाणुओं के दोलित्रों की दोलन की आवर्ती अगर एक समान होती है तो उस कंडीशन में जो द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, इक्वेशन नंबर 14 से। और अगर यहीं पर अगर सभी परमाणु या अणुओं के अंदर जो उपस्थित दोलित्र है जैसे इलेक्ट्रॉन के जो है वो दोलन के रूप में आप इस यहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण लिख रहे हो वो आप इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हो, तो अगर मान लो कि सारे के सारे परमाणु या अणुओं के अंदर उपस्थित जो दोलित्र के रूप में इलेक्ट्रॉन है उन सबकी कोणीय आवर्ती या फिर दोलन की आवर्ती क्या हो, अगर सेम नहीं हो तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। तो वो कैसे प्राप्त होगा वो भी देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 14 से स्पष्ट है कि सभी परमाणुओं तथा या अणुओं के इलेक्ट्रॉनों के एक दोलित्र के रूप में कोणीय आवर्ती ओमेगा नॉट क्या है, समान है। यदि क्या हो जाए माध्यम के या माध्यम में विभिन्न प्रकार के अणु विद्यमान हो और प्रत्येक के लिए इलेक्ट्रॉनों जो कि किसके रूप में, दोलित्र के रूप में है, कि कोणीय आवर्ती क्या होगी, कि कोणीय आवर्ती भी क्या होगी, भिन्न होगी। मतलब अगर सारे परमाणु क्या एक जैसे है और उनके इलेक्ट्रॉन की आवर्ती एक समान है दोनों ऑसिलेशन की, तो उस कंडीशन में आप उसको किसके रूप में, इक्वेशन नंबर 14 के रूप में उसके द्विध्रुव आघूर्ण को लिख सकते हो। लेकिन अलग अलग टाइप के उसके अंदर परमाणु या अणु है तो उस वजह से उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की भी ऑसिलेशन की आवर्ती भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो उस कंडीशन में यदि माना कि माध्यम में जो अलग अलग अणु या परमाणु है उनके इलेक्ट्रॉनों की जो विशेष कोणीय आवर्ती है उसको हम किसके द्वारा, विशेष कोणीय आवर्ती मतलब हम उसको इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे जिससे क्या है कि उसके अंदर एक ऐसा साइन यूज होगा जिससे सभी प्रकार के अणु या परमाणुओं के लिए कोणीय आवर्ती का यूज किया जा सकते हैं। कि कोणीय आवर्ती
अगर क्या हो ओमेगा के तथा अवमंदन गुणांक का मान क्या हो जाए, जी की जगह पे क्या आ जाए, जी के तथा एकांक आयतन में अणु या परमाणु की संख्या क्या हो, एन के हो, तो इक्वेशन नंबर 14 से भिन्न आवर्ती क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, ओमेगा के लिए, के इलेक्ट्रॉनों के लिए ये प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पे अवमंदन गुणांक भी इसलिए परिवर्तित होगा क्योंकि अवमंदन गुणांक क्या कर रहा है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कर रहा है, खत्म करने की कोशिश करेगा। मतलब अवमंदन गुणांक का यूज किसके लिए, अवमंदन बल के अंदर यूज होता है। इस वजह से यहाँ पे जी के जो है वो भी, जी भी जो है वो किससे परिवर्तित हो जाएगा, जी के से परिवर्तित हो जाएगा। तो अब यहाँ पे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसका क्या फॉर्मूला आएगा, पी वेक्टर बराबर मोड ऑफ के इज टू 1 to n के ई स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन एम ई ओमेगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा जी के ओमेगा। ये क्या होगा आपके द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, भिन्न भिन्न आवर्ती के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसको किस सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हो, इस सूत्र से। आप इसको जीके या इसके रूप में बोल सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि दो अलग अलग टाइप के, जैसे कि मान लो कि जैसे ये तो मैंने बता दिया कि भिन्न भिन्न प्रकार में आप ये कह सकते हो कि एक पार्टिकल N1 टाइप के पार्टिकल ऐसे है जिनकी कोणीय आवर्ती क्या है ओमेगा 1, और N1 N2 टाइप के अणु परमाणु ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉनों की कोणीय आवर्ती ओमेगा 2 है। तो उस कंडीशन में भी आप उसको N1 और N2 के रूप में भी डिवाइड करोगे तो भी वहां पे N1 और N2 के लिए भी आपको किसका यूज करना पड़ेगा, समेशन के साइन को लिखने के लिए वहां पर भी आपको एन के ओमेगा के या जीके के रूप में लिखना पड़ेगा। कुछ कुछ बुकों में आप देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ है कि N1 टाइप के पार्टिकल जो है उनकी कोणीय आवर्ती ओमेगा 1, उनके कारण जो अवमंदन गुणांक होगा उनका वो जीवन है। N2 टाइप के पार्टिकल है उनके लिए कोणीय आवर्ती ओमेगा 2 और उनका अवमंदन गुणांक G2 है। तो अगर आपको यहाँ पे इस द्विध्रुव आघूर्ण के फॉर्मूले को प्रूव करना है या फिर इनको अलग अलग पार्टिकलों के लिए लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी कोणीय आवर्ती को मिक्सअप करके एक विशेष फॉर्मेट में ओमेगा के रूप में और जी को किसके रूप में, जीके के रूप में, तथा N1 N2 को किसके रूप में, एनके के रूप में लिखना पड़ेगा। क्योंकि आप देखोगे तो आगे ग्राफ जो है उसके अंदर 2 पॉइंट होंगे जो यहाँ पे आप अब जब हम निकाल लेंगे अपवर्तनांक तो वहां पे अपवर्तनांक और उसके बाद में कोणीय आवर्ती के मध्य एक रिलेशन के लिए एक ग्राफ खींचा जाएगा। तो वो ग्राफ जो होगा उस ग्राफ के अंदर आप लोगों को देखोगे तो 2 टाइप की फ्रीक्वेंसी के मध्य में आप लोगों को एक क्या मिलेगी, आपकी ये ओमेगा नोट मिलेगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वहां पे इस टाइप से 2 तरीके के N1 और N2 टाइप के 2 अलग अलग टाइप के पार्टिकल के लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से भी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अलग अलग आवर्ती का यूज किस कारण से किया गया और उस ग्राफ में इनका कैसे यूज होगा वो हम आगे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे कोणीय आवर्ती के बारे में पता चल गया आपको कि जो अलग अलग पार्टिकल है उनकी कोणीय आवर्ती अलग अलग होने के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला मिलेगा वो ये वाला फॉर्मूला होगा। अब देखो परंतु अगर आप लोगों को मालूम हो तो द्विध्रुव आघूर्ण तथा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उनके बीच में रिलेशन जो होता है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमने पहले भी रिलेशन आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा। परंतु प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण
बाह्य आरोपित विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के क्या होता है, के समानुपाती होता है। ठीक है, ये ई वेक्टर के समानुपाती होता है। जब इसमें रिलेशन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो उस कंडीशन में पी वेक्टर किसके बराबर आता है, काई एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। जहां पे काई क्या है आपके विद्युत प्रवृत्ति, एप्सिलॉन नॉट क्या है विद्युत शीलता। ठीक है, अब यहां से आप जब विद्युत प्रवृत्ति का मान ज्ञात करना चाहोगे तो विद्युत प्रवृत्ति का मान क्या आएगा, काई वेक्टर बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर अपॉन ई। ठीक है, अब यहाँ पे काई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर अपॉन ई वेक्टर के अंदर आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 15 से क्या करोगे, इसमें मान रखने थे। इक्वेशन नंबर 15 से पी वेक्टर का मान रखने हैं। इक्वेशन नंबर 15 से पी वेक्टर का मान रखेंगे तो काई बराबर क्या आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मोड समेशन के बराबर 1 to n के ई स्क्वायर अपॉन एम ई कोष्टक में क्या आएगा ओमेगा के का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा जी के। ये क्या आ गई आपकी विद्युत प्रवृत्ति। ठीक है, अब देखो जब विद्युत प्रवृत्ति निकाल ली तो उसके बाद में एक और रिलेशन जो आपके पहले भी पढ़ा हुआ होगा वो होता है विद्युत प्रवृत्ति तथा किसके बीच में, आपेक्षिक विद्युतशीलता के मध्य। तो किसी भी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा उसकी विद्युत प्रवृत्ति के मध्य जो रिलेशन होता है वो क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। परंतु किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा विद्युत क्षेत्र की प्रवृत्ति के मध्य संबंध एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है 1 प्लस पाई। अब क्या करो इक्वेशन नंबर 16 से किसके अंदर मान रख देंगे, इक्वेशन नंबर 17 में। इक्वेशन नंबर 16 से किसमें 17 में मान रखने पर, जब इक्वेशन नंबर 16 से 17 में मान रखेंगे तो उस कंडीशन के अंदर ये जो एप्सिलॉन आर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मोड समेशन के बराबर 1 to n के ई स्क्वायर अपॉन एम ई ओमेगा के का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा जी के ओमेगा। ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, और किसी माध्यम की माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, कोई भी तरंग अगर गतिशील अवस्था में किसी माध्यम में से गुजरती है तो उसका अपवर्तनांक n जो होता है वो क्या होता है c अपॉन v के रूप में लिखा जाता है। और आपको मालूम है जब भी कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग मुक्त आकाश में गति कर रही होती है या मुक्त माध्यम में या फ्री मीडियम के अंदर गति कर रही होती है तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो c होता है वो किसके बराबर होता है
1/√μ0ε0 और किसी अन्य माध्यम में वो गति कर रहा होता है तो वेलोसिटी जो भी होती है वो क्या होती है, √μ/ε होती है। ये कैसे माध्यम के लिए, मुक्त अवस्था में गति है किसी भी पार्टिकल, किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की, और ये किसके अंदर है, किसी अन्य माध्यम में जो कि मुक्त अवस्था के अंदर में, मुक्त अवस्था वाला मीडियम नहीं हो गया, मुक्त अवस्था वाली कंडीशन नहीं होगी, जैसे कि अचालक माध्यम हो गया, या फिर आप ये बोल सकते हो चालक मीडियम हो गया, या प्लाज्मा मीडियम हो गया। इस टाइप के जो अलग अलग मीडियम हो जो होते हैं उनके लिए जो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, 1/√με0 के बराबर होती है। तो वहां से इन दोनों फॉर्मूला का मान इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, जब इन दोनों का मान इस समीकरण में रखेंगे तो n बराबर क्या आएगा आपके, √με/μ0ε। और ये म्यू और एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, μ0 μr ε0 ε/r अपॉन μ0 ε0। μ0 से μ0 और ε0 से ε0 कट जाएगा तो n बराबर क्या आएगा आपकी, √μr ε0। ठीक है, और एक और चीज कि जैसे जैसे अपन ने जैसे आगे हमने पढ़ा था कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय माध्यम जैसे कि परावर्तनांक माध्यम है, उन माध्यमों के लिए या फिर अचालक माध्यमों के लिए आपको मालूम हो तो म्यू आर जो होता है रिलेटिव, या फिर आप ये बोल सकते हो अपेक्षित पारगम्यता जो होती है उसका मान हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। परंतु अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं या फिर अनुचुंबकीय माध्यम के लिए म्यू आर किसके बराबर होता है, म्यू आर 1 के बराबर। तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा, √ε/r। n स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ε/r के बराबर आएगा। तो अब देखो ये इक्वेशन नंबर 18 और ये इक्वेशन नंबर जो आपके ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 18 से जब इसका मान रखोगे तो ये अपवर्तनांक जो है वो किसके बराबर आएगा, n स्क्वायर बराबर 1 + 1/ε0 मोड ए बराबर 1 to n के ई स्क्वायर अपॉन ओमेगा के का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा जी के ओमेगा। इसको क्या लगा देंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये भी एक प्रकार से क्या है, लॉरेंज का सूत्र है। पर अगर इसको आगे और डिराइव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर इमेजिनरी और रियल वैल्यू के रूप में एक और इक्वेशन प्राप्त होगी जो कि किसको प्रदर्शित करती है, उसको भी हम लॉरेंज का सूत्र बोल सकते हैं। इसको भी किसी भी गैसीय माध्यम के लिए अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए जो लॉरेंज का सूत्र है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो कि जब हम इस इक्वेशन नंबर 19 को क्या करें, सॉरी ये जो इक्वेशन नंबर 19 है, इस इक्वेशन नंबर 19 में जो आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है, उस राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो जो सेकंड टर्म है उसके अंदर क्या है, नीचे बट्टे में एक इमेजिनरी टर्म है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप लोगों के पास में दो प्रकार के, एक तो ये आगे वाली पूरी वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू, लेकिन पीछे वाली पूरी वैल्यू क्या है, इमेजिनरी वैल्यू। तो टोटली आप ये देखोगे तो ये समीकरण जो है ये कैसी समीकरण है, एक इमेजिनरी वैल्यू के रूप में क्या मिल रहा है, अपवर्तनांक मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 19 के राइट हैंड साइड के द्वितीय पद को ओमेगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा जी के ओमेगा से गुणा का भाग देने।
ठीक है, अब देखिए, अब जो समीकरण प्राप्त होगी वो क्या होगी, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मोड के। ठीक है, मोड के एन के ई स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ओमेगा के का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आएगा जी के ओमेगा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपके एम ई। अब नीचे आएगा आपके ओमेगा के का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसका जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपके a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में इक्वेशन प्राप्त होगी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आएगा। और आप देखोगे तो यहाँ पे आयोटा भी है, तो आयोटा का जब स्क्वायर होगा तो वो वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होगी। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, जी के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसके ऊपर से ये जो स्क्वायर वाला साइन है वो हटाएंगे, तो यहाँ पे ये n बराबर आपके जो आएगा वो क्या होगा, 1 + 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मोड के n के ई स्क्वायर ओमेगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा जी के ओमेगा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, एम ई ओमेगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जी के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, के ऊपर क्या आ जाएगा पावर के रूप में 1/2। इस 1/2 जो ये पावर के रूप में आया है, इसको अगर हम द्विघात समीकरण या फिर द्विपद प्रमेय की सहायता से अगर इसको क्या करें, विस्तार करेंगे, इसका द्विपद प्रमेय से विस्तार करना, तो ये n जो है वो किसके बराबर आएगा, 1 + 1/2 मोड के n के ई स्क्वायर ओमेगा के का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस आयोटा जी के ओमेगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम ई ओमेगा के का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जी के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 20 जो है वो किसी गैसीय माध्यम के अंदर जो लॉरेंज का सूत्र जो है अपवर्तनांक का वो कहलाता है। मतलब ये इक्वेशन जो है यही क्या है, लॉरेंज के अपवर्तनांक का सूत्र है, जो कि क्या करता है, किसके अंदर गैसीय माध्यम में किसको प्रदर्शित करता है, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक, किसी भी गैसीय मीडियम के अंदर कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग इंसिडेंट हो या फिर तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी वगैरह किस प्रकार से चेंज होती है, उसका विक्षेपण या फिर उसके अपवर्तनांक का उसकी आवर्ती के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, पार्टिकल की आवर्ती, उस माध्यम के अणुओं की आवर्ती के ऊपर क्या इफेक्ट है, और उसके बाद बाहर से इंसिडेंट होने वाली किसी विद्युत चुंबकीय आवर्ती का क्या इफेक्ट है, वो इस फॉर्मूले से पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों ही प्रकार की आवर्ती यूज हो रही है। एक तो कौन सी आवर्ती यूज हो रही है, एक तो विद्युत चुंबकीय तरंग की आवर्ती, और साथ ही साथ में दूसरी कौन सी आवृत्ति, उस माध्यम के पार्टिकलों की या उस माध्यम के अलग अलग अणुओं के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनका दोलित्र के रूप में जो ऑसिलेशन हो रहा है उसकी आवृत्ति के बारे में भी यहाँ से आप देखोगे, उसके भी ऊपर किसका डिपेंडेंसी है, इस अपवर्तनांक की डिपेंडेंसी है। आवर्ती और किसके बीच में रिलेशन होता है, आवर्ती और आपको मालूम हो आवर्ती कोणीय आवर्ती और नॉर्मल आवर्ती के बीच में रिलेशन होता है, क्योंकि ओमेगा जो होता है वो 2π म्यू के बराबर होता है, और इस ये म्यू जो होता है c/λ के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये भी समझ लेना है कि माध्यम का अपवर्तनांक है उसका आवर्ती के साथ में रिलेशन है, तो इसका मतलब जो आपतित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके तरंग दैर्ध्य के साथ में भी उसका कुछ ना कुछ रिलेशन जो होगा वो यहाँ से पता चल जाएगा।
ठीक है ना। अब देखो इस समीकरण में आप देखोगे तो टोटली कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। इन 2 टर्म्स में एक रियल वैल्यू है और एक ऐसी वैल्यू है इमेजिनरी वैल्यू है। तो देखो इसमें जो इमेजिनरी वाली टर्म है, ये इमेजिनरी वाली टर्म्स ही जो है वो किसको प्रदर्शित करती है, असामान्य विक्षेपण को, और इसमें जो रियल टर्म होगी वो किसको प्रदर्शित करेगी, सामान्य विक्षेपण को। मतलब ये जो फॉर्मूला है अपवर्तनांक का, जो ये फॉर्मूला निकला है, इस फॉर्मूले की सहायता से आप सामान्य और असामान्य विक्षेपण दोनों ही कंडीशन में क्या कर सकते हो, अपवर्तनांक को ज्ञात कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो उपरोक्त समीकरण में क्या है, समीकरण में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों को विभक्त करने पर एन वास्तविक या फिर रियल वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी आपके 1 प्लस 1/2 मोड के एन के ई स्क्वायर, पोस्ट में क्या आएगा ओमेगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम ई ओमेगा के का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जी के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये समीकरण क्या हो जाएगी आपके नंबर ए। 21 ए। और इसी तरीके से इसकी इमेजिनरी वैल्यू जो है उसका मान क्या आएगा, एन काल्पनिक, एन काल्पनिक जो है वो क्या आएगा 1 प्लस 1/2 मोड ऑफ के एन के ई स्क्वायर जी के ओमेगा अपॉन एप्सिलॉन एम ई, कोष्टक में क्या आ जाएगा ओमेगा के का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जी के स्क्वायर ओमेगा। ये क्या है आपको 21 मतलब टोटल इक्वेशन नंबर जो 21 है वो क्या है इन दोनों के संयोजन के बराबर होगी, जो कि लगभग क्या है आप लोगों के इक्वेशन 20 के समान है। और यहाँ पे जो ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक टर्म ही किसको प्रदर्शित करती है, इस सामान्य असामान्य विक्षेपण। कि जो असामान्य विक्षेपण होता है उसमें क्या आती है सम्मिश्र पद आता है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स टर्म होगी या सम्मिश्र पद जो होगा वही किसको प्रदर्शित करेगा, असामान्य विक्षेपण को क्या करता है प्रदर्शित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो इक्वेशन नंबर 21 तथा इक्वेशन नंबर 21 ए तथा 21 बी है, इन दोनों के अंदर जो आप लोगों की जो कोणीय आवृत्ति है विद्युत चुंबकीय तरंग की उस तथा जो अपवर्तनांक एन है, इनके बीच में अगर आप ग्राफ खींचोगे तो वो ग्राफ जो है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, या फिर उसके अंदर जो है आप सामान्य विक्षेपण को या फिर वास्तविक टर्म और काल्पनिक टर्म को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हो वो देखिए। देखो बुक के अंदर तो ये सारी चीजें क्या है अलग अलग करके बहुत सारा लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, पर 7.5 नंबर में आता है तो इस प्रकार से करोगे, इतना करोगे तो काफी है। तो देखो ये जो इक्वेशन नंबर 21 है को ग्राफीय रूप में आवर्ती के साथ क्या करते हैं, के साथ निम्न प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब देखो
इसमें जो ग्राफ है किस किस के बीच में, एन अपवर्तनांक तथा इसके बीच में ओमेगा के बीच में, ठीक है ना। और ये ग्राफ जो है ये जो रेंज है, इस रेंज के बीच में आप देखोगे टोटली सामान्य विक्षेपण, क्योंकि आप देखोगे डिक्रीमेंट हो रहा है पूरा का पूरा, सामान्य विक्षेपण है। और उसके अलावा आप देखोगे बढ़ता हुआ, क्योंकि आपको मालूम है जहां पे इंक्रीमेंट होगा वहां पर तो क्या है, वेवलेंथ के साथ में या कोणीय आवर्ती के साथ में जो विक्षेपण शो किया जाएगा वो कौन सा विक्षेपण होगा, असामान्य विक्षेपण। और जहां पर ग्राफ जो है किसके साथ में डिक्रीज हो रहा है किसी रेंज के बीच में, तो उस जगह पे जो वेवलेंथ और किसके बीच में, अपवर्तनांक के बीच में, या फिर कोणीय आवर्ती और अपवर्तनांक के बीच में जो रिलेशन होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, सामान्य विक्षेपण को प्रदर्शित करेगा। अब देखो यहाँ पे ये ग्राफ इस तरीके से क्यों मिला है, क्योंकि आप देखोगे तो हर जगह पे जो ओमेगा के बीच में और ओमेगा स्क्वायर के बीच में आप देखोगे तो रिलेशन देखोगे काल्पनिक और इमेजिनरी। काल्पनिक के अंदर तो आप देखोगे तो ओमेगा के रूप में सीधा ग्राफ इस तरीके से बढ़ता हुआ आएगा, पर जो इमेजिनरी वाली टर्म थी उसमें क्या था, ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म आ रही थी पर वो नेगेटिव साइन में आ रही थी। और पॉजिटिव साइन में जो अगर आप एन प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचोगे तो इस तरीके से आएगा, पर नेगेटिव वाले में खींचोगे तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस वजह से ये ग्राफ क्या है, इस तरीके से पहुंचते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब पॉजिटिव में ओमेगा का ग्राफ इस तरीके से होता है, पर नेगेटिव में एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होगा वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। इस वजह से ये ग्राफ क्या हो रहा है, इस तरीके से शुरू होकर आगे की तरफ इससे बढ़ रहा है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जो ऊपर वाला ग्राफ जो है वो किसके लिए, वास्तविक भाग के लिए, ठीक है। और नीचे वाला जो ग्राफ है वो किस कैसे मानों के लिए, काल्पनिक मान के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो जिस प्रास के अंदर, उपरोक्त ग्राफ के अंदर आप देखो जिस प्रास, यहाँ पे कहां से कहां तक इन दोनों प्रास के बीच में, यहाँ पे ये ओमेगा नोट के आसपास की जो ये रेंज है, इस रेंज के बीच में आप देखोगे तो ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, टोटली डिक्रीमेंट हो रहा है। यही डिक्रीमेंट जो हो रहा होता है ना, ये वाली जहाँ पे जिस प्रास के बीच में ये डिक्रीमेंट हो रहा होता है, वह प्रास जो है वो किसको प्रदर्शित करेगी, सामान्य विक्षेपण को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पे आप आगे ये कह सकते हो कि उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि ओमेगा नोट के आसपास ही अपवर्तनांक में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। अपवर्तनांक का मान
घटता है। यह परास जो है क्या कहलाएगी, यह परास आपके सामान्य विक्षेपण को क्या करती है, विक्षेपण को निरूपित करती है। ठीक है ना, मतलब जिस रेंज के अंदर डिक्रीमेंट होगा अपर्तनांक के अंदर, वही रेंज क्या कहलाती है, उस अपर्तनांक के लिए सामान्य विक्षेपण वाली रेंज कहलाएगी। अदरवाइज जहां पे डिक्रीमेंट की जगह पे इंक्रीमेंट होगा, वो टर्म्स कौन सी टर्म्स, वो जो ग्राफ होगा उस समय में ग्राफ जो होगा वो ग्राफ किसको प्रदर्शित करेगा, और सामान्य विक्षेपण को प्रदर्शित करेगा। अब देखो, यदि आपने जो इक्वेशन नंबर 19 पढ़ी थी, इक्वेशन नंबर 19 में देखोगे तो ओनली फॉर आपके जो ग्राफ इक्वेशन आई थी 19 जो लॉरेंज की समीकरण थी, उस इक्वेशन नंबर 19 में आप देखोगे तो एन स्क्वायर किसके बराबर था, 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ के एन के ई स्क्वायर अपॉन एम ई ओमेगा के का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा जी के ओमेगा। ये भी एक प्रकार से क्या है, लॉरेंज का सूत्र है। पर इस लॉरेंज के इस सूत्र के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपने आगे ही क्या किया है, यहाँ पे ओमेगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा जी के ओमेगा से मल्टीप्लिकेशन करके एक और शॉर्ट फॉरवर्ड में इस टर्म को, जिसमें आप सामान्य और असामान्य विक्षेपण को दोनों को साथ में प्रदर्शित कर सको, उसके लिए इक्वेशन निकाली थी। तो उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों ही लॉरेंज के सूत्र को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर इस इक्वेशन के अंदर हम अवमंदन गुणांक को क्या कर दे, नगण्य मान ले, तो उस कंडीशन में जो ये इक्वेशन प्राप्त होगी वो इक्वेशन भी क्या होगी, एक प्रकार से लॉरेंज की समीकरण होगी, पर वो स्टैटिक अपर्तनांक को प्रदर्शित करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। एक सीधा सा क्वेश्चन एक नंबर में पूछता है, स्टैटिक अपर्तनांक जो है उसके लिए लॉरेंज का सूत्र लिखिए। तो स्टैटिक अपर्तनांक को ये ध्यान रखना कि अवमंदन गुणांक जो होगा उस तरह के लिए क्या होगा, वो 0 के बराबर होता है। यदि क्या हो जाए, अवमंदन गुणांक जीके का मान क्या हो, नगण्य, तो एन स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ के एन के ई स्क्वायर अपॉन एम ई ओमेगा के का स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, ठीक, इसको प्रदर्शित करेगा स्थैतिक अपर्तनांक। इक्वेशन नंबर 19 से इस प्रकार से प्राप्त होगा। और इक्वेशन नंबर जो 20 है, उस इक्वेशन नंबर 20 के अंदर अगर आप देखोगे तो अगर वहां पर भी अगर जीके को आप 0 कर देते हो, तो जीके को 0 करने की वजह से यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर में इस प्रकार से आएगी, एन स्क्वायर की टर्म। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये वैल्यू जो है दोनों में क्या है, अगर आप एन स्क्वायर को हटा दोगे तो आगे 1/2 आ जाएगा, इसके अंदर और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप 19 से लिखोगे तो ओनली फॉर ओमेगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर आप ओमेगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आयोटा जी के ओमेगा है, इसकी जगह प्लस वाले साइन से ऊपर नीचे गुना करके इक्वेशन को लिखोगे और स्टैटिक अपर्तनांक लिखोगे, जहां पे अवमंदन गुणांक जीके का मान किसके बराबर हो, नगण्य हो या फिर लगभग 0 हो, वहां पे अवमंदन करने वाला कोफिशिएंट जो है उसका मान लगभग 0 के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर जो इक्वेशन नंबर 22, सॉरी वो जो आपकी इक्वेशन नंबर 20 थी, उससे जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, इसके बराबर आएगी। ये ध्यान रखना। तो मतलब यहाँ पे आप लोगों को स्टैटिक अपर्तनांक का भी सूत्र मिल गया, लॉरेंज का सूत्र भी यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा इसके अंदर। तो कुल मिला के 7.5 नंबर की क्वेश्चन के अंदर जो अपर्तनांक का सूत्र ज्ञात करना होता है, उसमें ये एन इसके बराबर यहाँ तक ज्ञात करना होता है। अगर उसके अंदर साथ में आपको सामान्य विक्षेपण और असामान्य विक्षेपण को साथ में पूछ ले
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टर्म के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुना करके और काल्पनिक और वास्तविक टर्म के रूप में दो अलग अलग टर्म्स निकालनी पड़ेगी, जिसमें वास्तविक और काल्पनिक टर्म आप देखोगे तो ग्राफ जो निकलेगा उस इक्वेशन नंबर 20 से, वो ग्राफ जो होगा वो सामान्य और असामान्य विक्षेपण दोनों को प्रदर्शित करेगा, वो उस काल्पनिक और वास्तविक दोनों टर्मों के संयोजन के द्वारा प्राप्त होगा। ये आपको ध्यान रखना है।